तो हम यहाँ पे बेटा एक टॉपिक ले रहे हैं डॉपलर्स इफेक्ट। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है मेंस में और होता है आसान। अब यहाँ पे समझने की बात होगी और जहाँ कहीं पे भी डाउट होगा तो बताना। तो डॉपलर्स इफेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। डॉपलर्स इफेक्ट ये थोड़ा हट करके टॉपिक है, लास्ट टॉपिक रहता है वेव एंड साउंड का, वो आसान है। तो डॉपलर्स इफेक्ट बाकी कंटिन्यूशन बताएंगे। क्या होता है बेटा, डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई एक सोर्स है, ग्राउंड पे है सोर्स, और एक है, इसको हम कह रहे हैं सोर्स, और एक है ऑब्जर्वर। इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड पे है ऑब्जर्वर। अब देखो यहाँ पे बेटा, अगर ये एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस, जो साउंड वेव होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, अगर ये एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड, एक सेकेंड में मान लो ये 2 वेव प्रोड्यूस किया, ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं मार्क करके 1 एंड 2। तो हम कहेंगे 2 वेव हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड 2 वेव हैज बीन प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी हम कह देंगे एक सेकेंड में 2 वेव प्रोड्यूस कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 2। अब क्या होगा कि जो साउंड होगा, जो साउंड वेव होगा, साउंड वेव में इस तरीके से हम दिखाते नहीं है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल बेटा ऑसिलेट करते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, लेकिन इसको अगर हम ये दिखाएं कि एक्स को वाई डायरेक्शन में ले लें और टाइम को एक्स एक्सिस में लिख दें, तब फिर वेव को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। जबकि मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जिधर वेव प्रोपोगेट कर रहा है, जिधर डिस्टरबेंस जा रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करता है। तो इसको हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल, बेसिकली साउंड वेव जो होगा, साउंड वेव, that is example of longitudinal wave, longitudinal wave। अब क्या होता है कि अगर एक से ये दोनों स्टेशनरी है, सपोज सोर्स को हम vs से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वेलोसिटी 0 है, ऑब्जर्वर रेस्ट में। तो अगर ये साउंड वेव मीडियम में जिस भी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो v इज वेलोसिटी, हम इसको कहेंगे v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ साउंड ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। तो क्या होगा कि अगर ये v स्पीड से जा रहा, तो इन 1 सेकेंड जो ऑब्जर्वर है वो कितने वेव रिसीव करेगा। मान लो कि एक सेकंड में 2 वेव ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक सेकंड में ये कितने वेव रिसीव करेगा जब दोनों स्टेशनरी होंगे। ये कंटिन्यूअसली वेव जनरेट कर रहा है। कौन जनरेट कर रहा है? सोर्स कर रहा है। फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है, 2 हर्ट्ज। नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज 2। तो अगर हम कहें कि सपोज यहाँ पे इसने 4 वेव प्रोड्यूस किया, ठीक है, yes, sir. अगर ये 4 वेव प्रोड्यूस किया, तो यहाँ से यहाँ तक एक कहेंगे, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे 4। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, इसका मतलब 2 सेकंड में 4 वेव प्रोड्यूस किया होगा। तो कंटिन्यूअसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कर रहा है? सोर्स। अब ये ऑब्जर्वर जो है वो एक सेकंड में कितने वेव रिसीव करेगा अगर दोनों स्टेशनरी है? बताओ। बोलो बेटा, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? Yes, sir. अब यहाँ से ये कह दो कि एक सेकंड में ये 2 बॉल यहाँ पे थ्रो कर रहा है, वैसे समझो। यहाँ से ये सोर्स है और ये एक सेकंड में 2 बॉल थ्रो कर रहा है इन 1 सेकंड, और कंटिन्यूअसली थ्रो कर रहा है। 2 सेकंड में 4 बॉल थ्रो कर देगा, फिर 3 सेकंड में नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट वे जाएगा।
तो 1 सेकेंड में अगर ये 2 बॉल थ्रो कर रहा है, तो जो यहाँ पे कैच करने वाला है, ध्यान देना बेटा, कि जो कैच करने वाला है 1 सेकेंड में कितनी बॉल कैच करेगा? 2। अगर अगर ये 1 सेकेंड में 2 बॉल ये थ्रो कर रहा है, अगर ये जो ऑब्जर्वर है, जो कैच करने वाला है, अगर ये मूव करने लग जाए टूवर्ड्स सोर्स, दौड़ता हुआ कैच करना चाहे, तो 1 सेकेंड में 2 से ज्यादा बॉल कैच करेगा या 2 ही करेगा? ये कंटिन्यूअसली थ्रो कर रहा है, ध्यान से समझो बेटा, ये कंटिन्यूअसली बॉल थ्रो कर रहा है। 2 ही करेगा। हैं? ये कंटिन्यूअसली सोर्स यहाँ से बॉल थ्रो कर रहा है और 1 सेकेंड में 2 बॉल थ्रो कर रहा है। 1 सेकेंड में तो 2 सेकेंड में 4 बॉल हो जाएगा, 3 सेकेंड में 6 बॉल हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कैच करने वाला है, ये अगर स्टेशनरी है तो 1 सेकेंड में 2 बॉल ही कैच करेगा, ये तो बात पक्की हो गई बेटा। यस सर। लेकिन अगर ये दौड़ता हुआ कैच करेगा, दौड़ता हुआ इधर रन करता हुआ कैच करेगा, तो 1 सेकेंड में ज्यादा बॉल कैच करेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, ज्यादा बॉल कैच करेगा या सेम नंबर रहेगा? सेम रहेगा नंबर। नंबर सेम नंबर कैच करेगा। बॉल तो इधर मूव कर रही है ना बेटा, देखो, जैसे यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, इसको सोर्स कह दिया। जो बॉल, या हम कह दें कहीं पे भी कोई मशीन है, यहाँ से बॉल इजेक्ट कर रहा है, 1 सेकेंड में 2 बॉल थे, कंटिन्यूअसली जा रहा है, जी का इफेक्ट 0 कर दो। अगर ये मैन स्टेशनरी होगा, ध्यान से देखो, मैन स्टेशनरी होगा, तो 1 सेकेंड में अगर ये इन 1 सेकेंड अगर ये मशीन 2 बॉल यहाँ से इजेक्ट कर रहा है, तो 1 सेकेंड में ये 2 बॉल कैच करेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर ये दौड़ना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ बॉल है लाइन से ना बेटा, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ बॉल कैचिंग विल गेट इंक्रीज और विल रिमेन सेम? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिव्यम, समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। भाव, यस सर। जब ये दौड़ेगा बेटा, बहुत फास्ट यहाँ से दौड़ेगा, तो 1 सेकेंड में वो कितने बॉल कैच कर सकता है? क्योंकि ये बॉल तो आगे मूव ही कर रही है, तो ये बॉल मूव कर रही है, इसी को हम पल्स कह रहे हैं, एक एक वेव कह रहे हैं। आप ध्यान देना, तो सोर्स अगर यहाँ से जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट कर रहा है, 1 सेकेंड में जितने भी जो भी फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज है, मतलब एफ साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में है, तो जितना ये 1 सेकेंड में जितने साइकिल ये प्रोड्यूस करेगा, उतने ही साइकिल ये रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा बेटा? ऑब्जर्वर। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा, ध्यान देना, टूवर्ड्स, ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा टूवर्ड्स द सोर्स, तो ये जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर विल गेट इंक्रीज। ये बात समझ में आ रही बेटा? ये मान लो सोर्स है, ये सोर्स है, ये कंटिन्यूअसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज सोर्स, कोई भी पॉइंट सोर्स कहते हैं, और यहाँ है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट, सोर्स इज इन रेस्ट, सोर्स इज इन रेस्ट। तो क्या होगा कि जो, मान लो कि ये सोर्स 1 सेकेंड में, इन वन सेकेंड एफ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एफ हर्ट्ज, इसका मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस दिस एफ, तो ऑब्जर्वर 1 सेकेंड में एफ साइकिल ऑब्जर्व करेगा, ये पहुंचेगा ना किसी टाइम पे, तो हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल ऑब्जर्व करेगा, तो कहेंगे एफ साइकिल ऑब्जर्व करेगा। ये समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। अब ये तो ये मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही तभी तो ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है। अब अगर ऑब्जर्वर इधर रन करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्वर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रन करना शुरू कर दिया,
मान लो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई v से दौड़ता हुआ आ रहा है, मतलब किसी टाइम पे ये यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुंच गया। ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा तो 1 सेकंड में f साइकिल जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वही ये ऑब्जर्व करेगा, नंबर ऑफ साइकिल। ये यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बेटा ना? नो सर। अगर ये ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स मूव करेगा, दौड़ रहा होगा, तो नंबर ऑफ साइकिल ये जो होगा वो यहां तक कवर कर लेगा ना, रिसीव कर लेगा 1 सेकंड में। जब ये स्टेशनरी था तो 1 सेकंड में यहां से यहां तक जो पहुंचा, मान लो 1 सेकंड में ये हम कहते हैं 3 3 6 + 1 7, इस 7 पल्स ये ऑब्जर्व कर रहा है, 7 पल्स ऑब्जर्व कर रहा है 1 सेकंड। कब? जब ये स्टेशनरी है। लेकिन अगर ये दौड़ रहा होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है, कुछ स्पीड है इसकी, v से मूव कर रहा है, 1 सेकंड में ये 7 साइकिल यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अगर ये रन करना शुरू कर दिया तो 1 सेकंड में इसके अलावा भी अगर ये सीरियल में और भी वेव हैं तो 1 सेकंड में ये 7 के अलावा, देखो ये तो दौड़ करके कैच कर रहा होगा, ये दौड़ रहा तो ये इसको कैच कर रहा है, ये तो कैच कर ही लिया। 1 सेकंड से कम टाइम लगा 7 बॉल को कैच करने में ना, यस सर। क्योंकि इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल राइट वर्ड है, मैन लेफ्ट वर्ड है। अगर बॉल की वेलोसिटी था मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, तो हम कह देंगे कि वीबी सपोज 100 मीटर पर सेकेंड, और मैन की वेलोसिटी हम कह दें अपोजिट डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकेंड, तो हम कहेंगे माइनस, इसको क्या लिख दोगे बताओ? तो हम कह देंगे 100 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस 100 कहोगे ना बेटा? हाँ 200 सर। मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब ये जो मैन को अगर आप स्टेशनरी मानोगे तो ये बॉल की स्पीड रिलेटिव टू मैन क्या हो गया? ये क्या हो गया? बॉल की स्पीड रिलेटिव टू मैन 200 मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब हुआ कि अब 1 सेकंड में, पहले अगर ये 7 बॉल अब कैच करता था तो अब 1 सेकंड में कितने बॉल कैच करेगा? 14। 14। तो इंक्रीज किया कि नहीं? यस सर। ये समझ में आया भाव दिव्यम? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी, यहाँ पे देखो, अब तुम्हें बताना है, अगर कोई सोर्स स्टेशनरी है, अभी सोर्स को मूव नहीं करा रहे हैं, कोई सोर्स अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है, कंटिन्यूअसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं पे है, अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा टूवर्ड्स सोर्स, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो अगर टूवर्ड्स सोर्स, दिस इज सोर्स, अगर ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर टूवर्ड्स सोर्स मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी मोर। एफ डैश हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, या इसी को कहोगे, या इसी को कहोगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो एफ है जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर क्या लिखोगे बताओ? ये एफ डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ डैश। अब बताओ एफ डैश और एफ में रिलेशन क्या होगा? एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ व्हेन, ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? व्हेन ऑब्जर्वर Running towards the source. will be running towards source, where source is stationary, where source is stationary, is stationary। अब ये पहली बात हुई। अब एक बात बताओ, अगर यही अभी आप सोर्स यहाँ पे,
सोर्स अगर कंटिन्यूअसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स कंटिन्यूअसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है और सोर्स है स्टेशनरी, सोर्स है स्टेशनरी, रेस्ट में है, और जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है वो अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग राइट वे अवे फ्रॉम सोर्स, सोर्स से अवे जा रहा है, तो नंबर ऑफ साइकिल, अगर इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इज एफ, एफ इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। अब बताओ, अब जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा फ्रीक्वेंसी, वो मान लेते हैं एफ डैश, एफ डैश की वैल्यू एफ से कम होगी या ज्यादा? कम होगी, कम कम होगी। होगी। अब वो कम ऑब्जर्व कम। करेगा, बिल्कुल सही बात है, गुड। हाँ, एफ डैश विल बी लेसर देन एफ। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होगा, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर will be different from actual frequency produced by source. This effect is known as Doppler's effect. यही किसी को कहते हैं Doppler's effect. If there is relative motion, there is relative motion, notes भी बना दे रहा हूँ, relative motion between source and observer, source and observer, then frequency observed by, then frequency observed by observer will be different from actual frequency produced, actual frequency produced by source, produced by source. This phenomena is known as, या this effect ये हम कहें phenomena, is known as Doppler's effect. Doppler's effect. अब देखो, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन कुछ जरूरत है नहीं, बाद में रिवाइज वगैरह कराएंगे, बता देंगे, कहीं कुछ मतलब तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी में भी नहीं है और ना कहीं कुछ जरूरत पड़ता है। होता क्या है बेटा, देखो अगर सोर्स यहाँ पे है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि हम जो स्टैंडर्ड, इस पे कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान चीज है। वीएस जब लिखेंगे तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इसको डिनोट करेंगे वीएस से, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वीओ कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वी कहेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, जो मीडियम होगा। अब दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो ऑब्वियसली दो के बीच एयर है तो एयर में हो गया। एफ हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। F dash is apparent frequency or frequency, apparent frequency, apparent frequency, apparent frequency observed by observer, apparent frequency observed by observer। ये हम इतना स्टैंडर्ड हमारा VS रहेगा, VS लिखेंगे, इसको हम VS मानेंगे, इसको VO, इसको V, इसको F, इसको F डैश। यहाँ कहीं पे सोर्स है, सोर्स सपोज इधर मूव कर रहा है, या सोर्स को स्टेशनरी कहते हैं, चलिए अभी लिख देते हैं
ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज एफ। वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब एक बात देखो, जो ये साउंड वेव कोई सोर्स है और वो साउंड वेव तो हर एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा होगा बेटा, लेकिन हमें कोई सोर्स Yes, है sir. हर एक डायरेक्शन में, जैसे हम यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है वो आवाज दे रहा होगा तो चारों तरफ साउंड वेव जाएगी, लेकिन हमें वो कंसीडर करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर की बात हो रही है। इसका मतलब हम वो साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायरेक्शन लेंगे, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायरेक्शन लेंगे जो सोर्स से ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। तो यहाँ पे एक चीज रिमार्क में लिख लो, velocity of sound will be always taken from source to observer, सोर्स से ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी ऑफ साउंड कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हर एक डायरेक्शन में साउंड की वेलोसिटी है, लेकिन हमें ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा वही तो बात करना है। सोर्स को एस से डिनोट कर रहे हैं, तो जो साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में जाएगा उसी की फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्व करेगा वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, इसका सिंपल सा एकदम बिल्कुल आसान सा एक है, इसको फार्मूला भी लर्न कर लेंगे, फिर हम डिराइव भी कर देंगे यार, कभी बीच में कभी कर देंगे, और सब बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे कि वेलोसिटी यहाँ पे जो हो गया, अब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा उसको हम कहेंगे एफ डैश। तो एक चीज बस ध्यान रखना है बेटा तुम्हें कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ। एफ डैश क्या हुआ, apparent frequency observed by observer is equal to f. F is actual frequency produced by source, actual frequency produced by source, in bracket velocity of sound relative to observer along line joining upon velocity of sound relative to source along line joining किसी एंगल पे होंगे तो सोर्स और ऑब्जर्वर जो होगा हम along line joining की बात करेंगे। इसी में पूरा डॉपलर इफेक्ट है बेटा, इसी में पूरा डॉपलर इफेक्ट है। देखो कितना इंटरेस्टिंग बात बन गया, कंप्लीट डॉपलर इफेक्ट। इसी apparent frequency observed by observer we can write, इसको हम डिराइव भी कर देंगे, कोई नहीं। अभी ये हम बता रहे हैं, जो नहीं भी रहेंगे तो बिल्कुल एकदम समझ जाए, वही बात है। देखो बेटा फिर ये हम डिराइव कर देंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो हम यहाँ केस 1 ले रहे हैं, केस 1। अब यहाँ पे हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस को हम कह रहे हैं कि व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी हो गया, observer is moving away from source, actual frequency produced by source is f, velocity of sound will be taken from source to observer, that is v। यहां तक बेटा क्लियर हुई बात?
Yes, sir. अब लिखोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी आर टेकिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v। अब हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर, दैट इज f डैश, कितना ये ऑब्जर्व करेगा, तो f डैश कहेंगे f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड v इसी डायरेक्शन में है, ऑब्जर्वर भी इसी डायरेक्शन में है। अब हम आपसे पूछें वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, तो क्या कहोगे बताओ? V plus V naught. वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऐसे लिखते हैं, या इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, इस तरह से लिखते हैं। इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ग्राउंड कहें, या vs माइनस vo कह दें, या इसी को लिखते हैं vs रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस vo अंडरस्टूड रिलेटिव टू ग्राउंड। यही तो बेटा बताया था। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो गया, अगर इसको हम एक्स एक्सिस ले लें, ये ले लें एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे कि वी आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रिलेटिव टू ग्राउंड क्या होगा, वी आई कैप, यही तो लिखेंगे, सॉरी ऑब्जर्वर है वीओ, वीओ आई कैप, यही तो लिखोगे बेटा। Yes, sir. तो क्या आएगा, v माइनस वीओ आई कैप। वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर क्या लिखेंगे, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, बोलो Minus V. माइनस वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, V minus Vs. तो यहाँ पे सोर्स बेटा हमने केस क्या लिया, सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स इज इन रेस्ट, सोर्स अभी रेस्ट में है, तो सोर्स को हमने लिख दिया कि सोर्स की वेलोसिटी 0 है। तो सोर्स की वेलोसिटी 0 लिखेंगे तो हम लिखेंगे v माइनस 0, अगर वही सोर्स की वेलोसिटी होती उसी राइट डायरेक्शन में तो लिख देते vs, तो हमारा आ गया f डैश इज इक्वल टू f इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स। तो ये बेटा आ गया हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय सोर्स पहले केस के लिए। कब, पहला केस क्या था, व्हेन सोर्स इज इन स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम। तो एक बात देखो, न्यूमिनेटर बेटा v माइनस vo कम हो गया, v से डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो जो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो एक से छोटा हो गया, तो जो फ्रीक्वेंसी f डैश आएगा जब एक से टर्म छोटा हो गया, f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f से कम आएगा ना। Yes, sir. अब दूसरा इसे अपने आप बताओ, भी देखो फटाफट तुम लोग लिखने लगोगे। जब सोर्स स्टेशनरी है, सेकंड केस में कह रहे हैं सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड सोर्स, तो इसकी वेलोसिटी हम लिख देंगे, ये ऑब्जर्वर है ये है सोर्स, तो vo इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब हमें बताओ साउंड, सोर्स तो एमिट कर रहा है यहां से, सोर्स तो साउंड वेव जनरेट कर रहा है अपनी जगह से, तो साउंड की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो सोर्स टू ऑब्जर्वर हमेशा लिया जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज f। अब बताओ अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इज f डैश, तो क्या लिखोगे f डैश, F V plus V naught by V. F V plus V naught by V. हाँ बस देखो सिंपल, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, v प्लस, सबको समझ में आ गया ये, अपॉन v, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी को ऐसे लिखते, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, तो v माइनस ऑफ माइनस v नॉट लिखते अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, सोर्स रेस्ट में है तो यही बात आ गई, तो f डैश आ गया f इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर vo अपॉन v। बस खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं है। इसीलिए अलोंग लाइन ज्वाइनिंग कहा है, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग किसी एंगल पे भी होगा तो हम कंपोनेंट लेकर के अलोंग लाइन ज्वाइनिंग की बात करेंगे, हम कंपोनेंट लेकर के अलोंग लाइन ज्वाइनिंग की बात करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा केस ले लें,
जितने केस बन सकते हैं सबका लिखने, फिर उसके बाद अभी क्वेश्चन देखो सब सीधा मैं मेन से एडवांस करा दूंगा यार, अभी अभी तो कहोगे करे ऐसे ही आता है, तो देखो ऐसे ही आता है। अब बेटा देखो सोर्स जा रहा है लेफ्टवर्ड, सोर्स जा रहा है लेफ्टवर्ड, और ऑब्जर्वर यहाँ पे हो गया स्टेशनरी, या हम कहते हैं सोर्स पहले राइटवर्ड जाए, कोई बात नहीं, वो तो केस में आगे आ जाएगा। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज सोर्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज एफ। अब बेटा बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड हम कहां से कहां पे लें, सोर्स टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब हम कहेंगे यहाँ पे कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इज सपोज एफ डैश, एफ डैश क्या लिखेंगे भाव बेटा बोलो। Sir, F only. V upon बोलो V minus Vs. V अपॉन V minus Vs. भाव समझ में आ रहा बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, भावुक भावुक नहीं है, यस सर। कहीं गए थे बेटा, सर वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है बेटा, हाँ सर। अच्छे से ना, सब क्लियर है बिल्कुल, हाँ बता सर। रहा हमारा बता रहे हैं, कुछ कहीं पे दिक्कत हो तुरंत बताना, अब बीच में बेटा बोलते भी रहो। अब जैसे इस केस में हम पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर एफ डैश इक्वल टू फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज एफ इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड राइटवर्ड है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग हम क्या कह देंगे, v माइनस जीरो अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, सोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है, और सोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स क्या लिखोगे बेटा बताओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, vs स्टैंड फॉर सोर्स, कोई वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। अगर हम कहें वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू टू, क्या कहोगे बेटा, V1 minus V2. v1 माइनस v2 कहोगे ना बेटा, ये v1 मतलब हो गया रिलेटिव टू ग्राउंड, कुछ नहीं दिया है तो इसी को लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू ग्राउंड, कुछ नहीं दिया इसको कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ टू रिलेटिव टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स कहोगे, सोर्स राइटवर्ड जा रहा है तो v माइनस vs हो गया, v माइनस vs हो गया बेटा, तो इसको कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू f इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स। तो ये आ गया आपका कि when source is moving towards observer, observer is in rest and source is producing a frequency f, then frequency observed by observer will be f dash, f dash की वैल्यू ये आ गई। अब एक बात देखो यहाँ पे अगर सोर्स रेस्ट में है, जरा ध्यान देना बेटा, सोर्स है स्टेशनरी, सॉरी ऑब्जर्वर है स्टेशनरी, ऑब्जर्वर है स्टेशनरी, और सोर्स यहाँ से कंटिन्यूसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है, कंटिन्यूसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये सोर्स भी स्टेशनरी होता, जो प्रोड्यूस कर रहा है स्टेशनरी होता, तो नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में जितना प्रोड्यूस करता उतना ये ऑब्जर्व करता, लेकिन अब ये सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स दौड़ रहा है इसी डायरेक्शन में, तो दौड़ रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी ऑटोमेटिकली इट विल गेट इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा ना। Yes, sir. तो देखो डिनोमिनेटर क्या हुआ, v, न्यूमिनेटर v है, डिनोमिनेटर v से कम है, तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट है इनके अंदर की क्वांटिटी एक से ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा हो गई, f से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा जो apparent frequency होगा, apparent frequency observed by observer, that will get increased, right? Yes, sir. तो यहाँ पे हम, ये थर्ड केस हो गया। अब इसमें फोर्थ में बताओ, अब तो बता सकते हो फटाफट। फोर्थ केस में हम कह रहे हैं सोर्स इज मूविंग इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। लेफ्टवर्ड का मतलब हो गया सोर्स अवे जा रहा है और ऑब्जर्वर है रेस्ट में। ऑब्जर्वर है रेस्ट में। सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी एफ, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्रोड्यूस कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ऑलवेज टेकन, क्योंकि जो ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है हर तरफ होगा, तो जो ऑब्जर्वर को रिसीव होगा वही तुम कंसीडर करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन इन द डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। नाउ apparent frequency observed by observer f dash will be, क्या लिखेंगे बेटा? F into V How? upon V F plus. V V upon plus V plus Vs. हाँ, वेरी गुड, v upon v plus v, वेरी गुड, यस, सिंपल, ऐसे लिखते जाएंगे जो भी केस रहेगा। अभी हमने 4 केस किए और जिसमें हमने एक न एक को रेस्ट में रखा था। अब देखो बस फिफ्थ आ गया। अगर यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को राइटवर्ड मूव करा रहे हैं, सोर्स को राइटवर्ड मूव करा रहे हैं, और ये हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स विल बी एफ। नाउ apparent frequency observed by observer f dash will be equal to f into velocity of sound relative to observer। velocity of sound F relative ही to आएगा, observer, क्या लिखोगे बेटा? F ही आएगा। नहीं बेटा, the v V naught मा minus V. vo अपॉन v माइनस vs। अगर vs और vo सेम हो जाएगा बेटा तब आ जाएगा ना। Sir. जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तब उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं रह गया। ऑब्जर्वर और सोर्स, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी सेम आ गई तब तो फिर इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं रहा। तो जितने वेव एक सेकंड में जितने साइकिल ये प्रोड्यूस करेगा उतने ही ये ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर। तो ये तब होगा जब वीओ वीएस सेम होगा, अदरवाइज इट विल डिपेंड। अगर वीओ की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, वीओ ज्यादा होगा, सेपरेट इनके बीच का टाइम के रिस्पेक्ट में सेपरेशन बढ़ रहा है। वीएस, अगर हम कहें वीएस, यहाँ पे वीओ ज्यादा है कंपेयर टू वीएस, तो सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व विल बी लेस। अगर वीओ की वैल्यू कम है, वीएस ज्यादा, तो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ साइकिल रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी मोर। बेटा समझ पा रहे हो? ये समझ में आया सबको? एक बार फिर Yes, से sir. बताऊं? एक बार फिर से, या समझ गए? बताओ बेटा। आगे sir. हाँ देखो, अब अगर इसमें हम कह दें सिक्स्थ केस, जितने केस हो सकते हैं उससे ज्यादा हो ही नहीं पाएंगे फिर केस। ऑब्जर्वर जा रहा है राइट वर्ड, सोर्स जा रहा है लेफ्ट वर्ड अवे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। दिस इज सोर्स, दिस इज ऑब्जर्वर। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इज एफ, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज एफ। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन v from source to observer. Now frequency observed by observer is f dash. F dash is equal to f into velocity of Minus V naught upon V plus Vs. V minus V naught upon V plus V. समझ गए बेटा भाव? Yes. गुड, बस देखो कुछ भी रहे। 6 हो गया। सेवेंथ केस की बात करें, observer is moving in leftward and source is moving in rightward direction. Source is moving rightward direction. Source, this is source, this is observer, और यहाँ पे हम कह रहे हैं velocity of sound will be taken, this is यहाँ पे हम कहेंगे this is vs, velocity of sound will be taken from source to observer, actual frequency produced is f,
apparent frequency observed by observer is f dash। अब क्या लिखोगे बेटा? F into V plus V naught upon V minus VS। हाँ बस, f dash हो जाएगा f into velocity of sound relative to observer v plus v naught upon velocity of sound relative to source। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, बस खत्म बात। क्लियर सबको बेटा? Yes sir। Yes, Yes, sir. sir. अब लास्ट केस देखो, इसमें हम कहते हैं 8 क्या हो सकता है? सोर्स भी लेफ्टवर्ड जा रहा है, ऑब्जर्वर भी लेफ्टवर्ड जा रहा है, और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है एफ, और ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व भी एफ डैश। अब ये केस, ये बताओ, ये केस और ये केस दोनों सेम होगा जब सोर्स राइटवर्ड जा रहा है, ऑब्जर्वर राइटवर्ड जा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है एफ और ये अपरेंट एफ डैश। ये दोनों सेम होगा या अलग अलग केस होगा? अलग 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 होगा। होगा। अलग अलग होगा, वेरी गुड। इसलिए अलग अलग होगा कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों केस में सोर्स टू ऑब्जर्वर होगा। ये दोनों अलग अलग केस है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, गड़बड़ नहीं करना। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये अलग होगा। यहाँ पे देखो, ये आएगा, इस केस में आएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर V plus V अपॉन naught। वी माइनस वी एस। यहाँ पे एफ डैश आएगा एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस। समझ में आया बेटा? Yes sir। Yes, दोनों Yes, sir. दोनों अलग हैं, जल्दबाजी में कभी गड़बड़ मत कर देना। तो ये वाला जो है टर्म, ये अलग है, ये हो चुका है केस। तो ये 8 केसेस पॉसिबल है। एक, जब ये लाइन में मूव कर रहे हैं, जब ये लाइन में मूव कर रहे हैं तब ये एक पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है इसका। अब देखो, अगर मान लो किसी एंगल पे, मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक केस और हो सकता है, मैक्सिमम मान लें किसी एंगल पे जा रहे हैं, 9th केस की बात कर रहे हैं, सोर्स इधर कहीं जा रहा है और इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है हॉरिजॉन्टल, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही रहे, चलिए हम इन जनरल कर दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जरूरी नहीं है। सोर्स कहीं इधर जा रहा है वीएस, और ये लाइन ज्वाइनिंग से वीओ, इसकी वेलोसिटी हो गई वीओ। ये एंगल अल्फा का है, ये एंगल बीटा का है। ये हो गया आपका सोर्स, यहाँ पे हो गया ऑब्जर्वर। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज एफ, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज एफ, frequency observed by observer is f dash। Now we will consider velocity of sound। velocity of sound का जो डायरेक्शन लेंगे वो हमने क्या बताया था बेटा? सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब इसमें हमने लिखा था बेटा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग की जब बात करेंगे तो वीओ का एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा बेटा? वीओ कॉस बीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसको कहेंगे वीओ साइन बीटा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? Yes sir। और दूसरा हमने वीएस का अगर कंपोनेंट लिखेंगे, वीएस का कंपोनेंट लिखेंगे तो एक कंपोनेंट हम कहेंगे अलोंग लाइन ज्वाइनिंग वीएस कॉस अल्फा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कहेंगे वी एस साइन एल, वी एस कॉस अल्फा, दिस इज वी एस साइन एल। तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, that will be f dash will be equal to f into velocity of sound, velocity of sound relative to observer। क्या लिखेंगे बेटा? V plus V naught cos V beta। plus V naught cos beta। Yes, v plus v naught cos beta upon velocity of sound relative to source V along minus line, VS cos alpha।
v माइनस वी एस कॉस एल्फा, बिल्कुल सही बात है। तो ये इन जनरल लिख सकते हैं बेटा, इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल लिख सकते हैं। और ये परपेंडिकुलर वाला कोई इफेक्ट नहीं डालेगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी पे। क्यों? क्योंकि देखो अगर कहीं पे ऑब्जर्वर है, देखो बेटा अगर कहीं पे ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ कहीं पे सोर्स है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर कहीं पे ऑब्जर्वर है, ये है ऑब्जर्वर। तो हर एक डायरेक्शन में बेटा, हर एक डायरेक्शन में साउंड वेव जनरेट कर रहा होगा। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, साउंड वेव हम दिखा रहे हैं। साउंड वेव ऐसे ही है, हर एक डायरेक्शन में जनरेट कर रहा होगा। तो हमें साउंड वेव कौन सा डायरेक्शन का लेना है बेटा? नेगेटिव y। नेगेटिव वाई। जो इस डायरेक्शन में होगा वो वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लेंगे। सोर्स, इसका मतलब सोर्स इज मूविंग राइटवर्ड और यहाँ पे ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पे, मान लो रेस्ट में, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ साउंड लेना है। तो वीएस का जो सोर्स मूव कर रहा है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। जो वेव इधर जाएगी उसका बेटा जो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, कौन ऑब्जर्व कर रहा होगा? ऑब्जर्वर। और ये सोर्स, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस इज एफ। तो जो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा उसका कोई फर्क ही नहीं आएगा वीएस का, क्योंकि वीएस का जब कंपोनेंट इस, ये जो वेलोसिटी है साउंड की, उस पे वीएस का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि वीएस कॉस 90 क्या हो जा रहा है? जीरो। ये इसके लिए ये बिहेव करेगा कि जैसे स्टेशनरी सोर्स है। समझ में आ रही बात हमारी? Excuse me. देखो देखो देखो, फिर से देखो बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो कि ये सोर्स यहाँ पे है, सोर्स यहाँ पे है जो हमने मार्क किया पॉइंट ए, ऑब्जर्वर है बी पे, और अगर ये जिस इंस्टेंट पे ए पे है जो भी फ्रीक्वेंसी इसने प्रोड्यूस किया वो एफ किया, जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया एफ किया, तो ये एफ फ्रीक्वेंसी के कारण यहाँ पे बी पॉइंट पे हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड में जो सोर्स मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो सोर्स तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है। तो सोर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड में ये ऐड नहीं कर पाएगा, कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। कौन कौन नहीं डाल पाएगा कोई फर्क? वीएस। ये वेव तो ऐसे ट्रेवल कर रही होगी और ये इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे स्टेशनरी सोर्स होता, सोर्स स्टेशनरी होता, तब भी वही साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वही होती ना बेटा। Yes, sir. क्यों? क्योंकि वीएस का जब कंपोनेंट लिखोगे अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग, तो वीएस कॉस 90 क्या आ गया? जीरो। 0. तो देखो, तो इसका हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा एफ डैश, दैट इज एफ इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग। तो वीएस कॉस 90, वीएस कॉस 90 क्या हो गया बताओ? जीरो हो गया ना बेटा। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ऑलरेडी रेस्ट में है। वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, तो हम कहेंगे एफ। वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा कब? जब कोई भी साउंड सोर्स, कोई भी सोर्स, साउंड सोर्स अगर इसके लाइन ज्वाइनिंग ये परपेंडिकुलर होगा, कहीं ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है और सोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस इंस्टेंट पे जो ये फ्रीक्वेंसी, इस इंस्टेंट पे जो ये फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा एफ, वही फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा। क्यों ऑब्जर्व करेगा? क्योंकि वीएस का कंपोनेंट तो हो गया वीएस कॉस 90, और साउंड की वेलोसिटी की बात करेंगे तो साउंड की वेलोसिटी हो गई v, और ये फ्रीक्वेंसी एफ डैश, एफ डैश विल बी एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर जो हो जाएगा v माइनस जीरो अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स। तो सोर्स का कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, याद रखो हमने क्या लिखा था आगे? अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो ये हो जाएगा v माइनस वी एस कॉस 90। तो ये एफ डैश आया एफ इंटू वी बाई वी,
ये कैंसिल हो गया तो एफ डैश की वैल्यू आई एफ। एफ डैश की वैल्यू आई एफ, समझ गए बेटा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, बोलो बेटा। सर जैसे सोर्स आगे की तरफ जाएगा सर फिर तो चेंज आएगा ना फ्रीक्वेंसी में। हाँ हाँ बिल्कुल। ये उस मोमेंट पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया, किस मोमेंट पे? ये उस मोमेंट पे जब ये यहाँ से ये परपेंडिकुलरली एकदम बिल्कुल इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी। जैसे ही सोर्स यहाँ कहीं पहुंचा या इसके जस्ट राइट पहुंचा, जस्ट राइट कहीं पहुंचा, ये ऑब्जर्वर है। इधर कहीं पे जैसे ही थोड़ा भी मूव किया सोर्स कहीं यहाँ पे पहुंचा, फिर फर्क पड़ेगा बेटा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करेगा, अब वेलोसिटी ऑफ साउंड देखो, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग हम कहेंगे, इधर वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा। मान लो ये एंगल हो गया थीटा, तो इधर हो गया वी एस कॉस थीटा हो गया लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग बेटा, यस सर। और ये हो जाएगा वी एस साइन थीटा, और वीओ हो गया 0। तो फर्क पड़ेगा। जैसे ही इसकी बात करें कि ये परपेंडिकुलर के आगे बात जाएगी, दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा हम बना दे रहे हैं, यहाँ कहीं सोर्स पहुंचा तो सोर्स की वेलोसिटी इधर हो गई, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी सोर्स यहाँ पे एमिट कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी एफ, इनके बीच का लाइन ज्वाइनिंग अब बेटा ये हो गया। इनके बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग हुआ, ये हो गया सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का लाइन ज्वाइनिंग। अब अगर हम कहते हैं कि इनके बीच का एंगल ये हो गया अल्फा, सपोज ये एंगल है अल्फा, तो ये कंपोनेंट इधर आएगा वी एस कॉस अल्फा, और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस डायरेक्शन में वी एस साइन अल्फा। और ऑब्जर्वर है रेस्ट में, सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी एफ, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, बताया था बेटा, वही तो ये ऑब्जर्व करेगा। यस सर। ये जो ये जो फ्रीक्वेंसी जो वेव इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, हर डायरेक्शन में जा रहा होगा, लेकिन ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, हमारा इंटरेस्ट उसमें है। तो जैसे ही राइट पे जाएगा फिर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा उसके कारण फर्क पड़ेगा। तो एफ डैश हो जाएगा एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। क्या लिखोगे बेटा? वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर वी लिखोगे, क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट में है ना बेटा, अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग, यस सर। अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स क्या कहोगे? वी प्लस वी एस कॉस अल्फा। वी प्लस वी एस कॉस अल्फा। फर्क पड़ा। जब यही बेटा यहाँ पे होता सोर्स, देखो ध्यान से, तो अल्फा क्या हो गया बताओ आप? लाइन ज्वाइनिंग से एंगल है ना ये, तो जब ये इस 90 परपेंडिकुलर, डिग्रीज। तो अल्फा 90 था, तो ये टर्म क्या हो जाता? तो वी एस कॉस 90 वाला टर्म 0 आ जाता ना बेटा, तो वी यस वी सर। कैंसिल हो जाता, फिर वही आ जाता। फर्क पड़ेगा, उसके पहले भी जो फ्रीक्वेंसी एमिट किया होगा उसके कारण भी पड़ेगा। ये बेटा भाव दिव्यम समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। इसके पहले भी अगर ये कहीं एमिट किया रहा होगा, इस पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा अगर कहीं यहाँ पे सोर्स रहा होगा, जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एमिट किया होगा तब भी फर्क पड़ेगा। ये एंगल बीटा मान लेते हैं, तो वेलोसिटी सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर v, और फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स इज f। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड f डैश एट ए पोजीशन, इसको हम कह दें 1, एट पोजीशन 1। अब फ्रीक्वेंसी एट पोजीशन 1 हम बात कर रहे हैं, एट पोजीशन 1।
एट ए पोजीशन 1 बेटा हम बात कर रहे हैं, इसी को इधर ले आए हैं। तो एट पोजीशन 1 बात करेंगे तो ये हो गया आपका, ये हो गया वी ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसका कंपोनेंट देखो, एट पोजीशन 1, एट पोजीशन 1, तो ये हुआ हमारा सोर्स, वीएस इधर था, एंगल बीटा था, तो इस डायरेक्शन में हम कहेंगे वीएस कॉस बीटा, बीटा एंगल था, एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा वीएस साइन बीटा, और यहाँ कहीं पे ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर हो गया रेस्ट में, ऑब्जर्वर है रेस्ट में, ठीक है बेटा। Yes, sir. और वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी टेकन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, velocity of sound will be taken from source to observer, actual frequency produced is f। तो अगर लेफ्ट साइड होगा एट पोजीशन 1, इसको 1 पोजीशन मार्क किया, तब भी फर्क पड़ेगा, तब हम कहेंगे f इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर v माइनस 0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, तो v माइनस vs cos बीटा, तो f डैश आ जाएगा f इंटू v अपॉन v माइनस vs cos बीटा, ठीक है बेटा। Yes, sir. क्लियर यहाँ तक की बात? Yes, sir. हाँ, अब इस पे देखो, इसी पे हम अब क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा सोच के बताना है तुम्हें। क्या हम मान रहे हैं कि ये एक रेल का ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे ट्रेन है, इंडियन रेलवे, और ये हमारा कोयले वाला इंजन है, कोई बात नहीं, और ये मूव कर रही है राइट वर्ड विद ए कांस्टेंट स्पीड, और इट इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज, कंटिन्यूअसली इट इज emitting producing a frequency f hertz continuously, तो this will become source। ये ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, सोर्स हो जाएगा ना। Yes, sir. तो this is, we can say this is velocity of source, जिसको हम कह रहे हैं ट्रेन। और इसके परपेंडिकुलर देखो ध्यान से, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जैसे कभी कभी होता है, ट्रेन है इधर, रोड है तो फाटक बंद हो जाता है, तो इधर ये हो गया रोड, तो रोड हो गया, फाटक बंद हो जाता है, तो ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज कोई एक ऑब्जर्वर है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है, ऑब्वियसली स्टेशनरी होगा जब ट्रेन जा रही है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, और इट इज प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी f। अब पूछा गया है कि व्हेन ट्रेन इनिशियल पोजीशन इज एट a, व्हेन इट विल बी एट दिस पोजीशन जस्ट बाइसेक्टर पे होगा तो b होगा, यहाँ कहीं ट्रेन पहुंचेगी तो ये पॉइंट c है। व्हेन ट्रेन विल पास थ्रू a b c, क्वेश्चन में कहा जा रहा है when train will pass through a b c, will pass through a b and c, frequency observed by observer, frequency observed by observer frequency observed by observer, पहला ऑप्शन, increases continuously increases, इसको हमने थोड़ा ये डायग्राम में दिखा दिया, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, जिसको रीड करेंगे। बी में हम कहेंगे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, सी पार्ट में कहेंगे फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, डी पार्ट में कहेंगे कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस।
तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि ये बेसिकली रीड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, और इसको हम कह सकते हैं, इसको कहेंगे कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। और इसको रीड करेंगे फर्स्ट इंक्रीजेस देन इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ऑप्शन सी। बेटा लगने से नहीं होता, जो फिजिक्स में लगता है अगर बिना रीजन के बता रहे हो तो सही नहीं होगा, कुछ उसके पीछे रीजन के फिजिक्स साथ, तुम्हें लग रहा है ऐसा ना, रीजन के साथ। रीजन के साथ लग रहा है। नहीं सोचो एक बार, सी नहीं होगा। डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, इसका मतलब ये हुआ। सोचो। ऑप्शन ए। हम्म, अब बोलो बेटा। देखो देखो इसका जो ऑप्शन होगा, अब ये देखो लगने से तो कौन सा ऑप्शन नहीं लग रहा, कि जो लग रहा है कि नहीं होगा। मैं लास्ट ट्राई कर लूं। ट्राई करना चाह रहे हो भी, कर लो। इसका आंसर डी होगा पक्का। हाँ बिल्कुल सही बात है। डी कैसे होगा अब ये बताना होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो लग रहा था डी नहीं होगा, अगर जनरली मतलब बिना रीजन के अगर बात करते तो फिर ये कहते कि डी नहीं होगा, बाकी मतलब कंफ्यूज होते, डी कहते पक्का नहीं होगा, लेकिन पक्का डी इसका आंसर होगा। कैसे होगा सोमिल, कैसे बताया डी होगा ये बताओ। फिर पहले हम तीनों मोमेंट्स फिर इसका लिख लेंगे और फिर हमें कंपेयर कराना है। हाँ गुड, सही किया, बिल्कुल सही किया। देखो 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 देखो, कुछ नहीं मुश्किल होता है। अब वो तुम्हें लग रहा है तो लग रहा है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, लगने से नहीं होता। जो करोगे, थोड़ा सा लिखोगे तो आसान हो जाएगा। देखो बेटा कैसे कर रहे हैं। हम मान लेते हैं भाई कि ट्रेन कहीं पे, यहाँ कहीं पे ट्रेन है, ट्रेन है, इसकी वेलोसिटी वीएस है।
वीएस वेलोसिटी है और ये हम देख लेते हैं किसके परपेंडिकुलर। ध्यान देना बेटा, यहाँ ऑब्जर्वर है रेस्ट में और यहाँ पे है सोर्स। अब इस मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं, इस मोमेंट पे बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा वो कौन सा डायरेक्शन लेंगे बेटा? velocity of sound will be velocity of sound will be in the direction of source Source to to observer। observer. हाँ, तो ये एंगल मान लिया जाए थीटा मान लेते हैं, तो इसको v मान लेते हैं और फ्रीक्वेंसी f, यहाँ पे f डैश हम लिख सकते हैं। f डैश क्या लिखोगे? f इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव, vs का कंपोनेंट लिख सकते हैं बेटा। vs का कंपोनेंट क्या लिखोगे? एक कंपोनेंट vs का इधर आएगा vs cos थीटा और दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से लेना देना नहीं, vs cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर v हो गया अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स v माइनस vs cos थीटा। इसी में आंसर है, समझ गए बेटा? Yes, sir. v माइनस vs cos थीटा, ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर f डैश। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इज f डैश इज इक्वल टू f इंटू v अपॉन v माइनस vs cos थीटा। अब एक बात देखो, जब ये पोजीशन हमने इसको कुछ नाम दिया था बेटा, a b c लिख दिया, कोई बात नहीं। जब ये पोजीशन a पे होगा, जब a पे होगा, a से b पहुंचने वाली होगी ट्रेन, b पे पहुंचेगी, तो थीटा क्या हो रहा होगा बताओ हमें? Increase. इंक्रीज करेगा। जब cos थीटा, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा क्या होगा? Decrease. टिल 90। देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा, यहाँ से पहुंच के जब बी पे पहुंचेगा तो थीटा कितना हो जाएगा? दिव्यम बाबू समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो थीटा कितना हो Yes, जाएगा sir. बताओ? 90 हो जाएगा। तो थीटा इंक्रीज करते करते बी तक पहुंचा, 90 हो गया, तो cos 90 0 हो गया। तो पहले ए टू बी देखते हैं, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी की बात करते हैं। ए से बी में जब थीटा इंक्रीज करके यहाँ पे पहुंच गया, ध्यान से देखो बेटा, ए से बी पहुंच के यहाँ पे पहुंच गया तो थीटा इंक्रीज किया तो कॉस थीटा डिक्रीज किया। जब कॉस थीटा डिक्रीज किया तो ये वाला टर्म क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ये टर्म डिक्रीज sir. करेगा, ये टर्म डिक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा? Increase. इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर विल इंक्रीज। डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो एफ डैश विल Decrease again. डिक्रीज। ऐसा होगा बेटा कि नहीं? Yes, sir. Yes. सबका समझ, सबके समझ में आया यहाँ तक? इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जब ट्रेन यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो उसको frequency observed by observer will be continuously decreasing till point b, till point b it will be decreasing। अब क्या होगा? b से आगे जब ट्रेन पहुंचेगी, जैसे ही b के आगे बात होगी, b के आगे जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी, फिर क्या हो जाएगा बेटा बताओ? बी के आगे ट्रेन पहुंचेगी तो क्या होगा? बोलो। बी के आगे ट्रेन पहुंचेगी तो क्या होगा? क्या कहोगे? बोलो। देखो देखो यहाँ कहीं पे है ओ, ये बी है,
और इधर कहीं है सी, यहाँ कहीं पे ट्रेन पहुंचेगी तो हो जाएगा सी, यहाँ कहीं पे ट्रेन पहुंचेगी तो ये हो जाएगा सी। ठीक है बेटा। yes sir, अब देखो यहाँ पे वी एस कॉस थीटा, ये हो गया वी एस साइन थीटा। तो अब इसका वी एस इस डायरेक्शन में होगा और इसका लाइन ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। वी एस और लाइन ज्वाइनिंग के बीच का एंगल, वी एस और लाइन ज्वाइनिंग के बीच का एंगल क्या हो रहा है बेटा, बताओ। increase, इंक्रीज। पहले कितना रहा ये एंगल थीटा, फिर हुआ 90, फिर क्या हो गया 90 से ज्यादा, थीटा डैश इज ग्रेटर देन 90। और cos 90 होता है जीरो, cos 90 क्या होता है जीरो। zero, तो अब हम जब लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड v अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स वी एस कॉस थीटा। तो फ्रॉम ए टू बी हमने देखा था, ए टू बी, तो ये एफ डैश डिक्रीज कर रहा था फ्रॉम बी टू सी, इसको हम सी पॉइंट कहते हैं। फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी क्या हो रहा है बेटा, थीटा 90 से ज्यादा हो गया। ध्यान दो, यहाँ पे ट्रेन होगी तो ये लाइन ज्वाइनिंग और वीएस के बीच का एंगल थीटा इंक्रीज करता जा रहा है कि नहीं बेटा। yes sir, जब लॉन्ग यहाँ कहीं पे ट्रेन कहीं यहाँ पे पहुंचेगी, ट्रेन यहाँ कहीं पे पहुंचेगी और ये ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पे है, तो थीटा विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स 180। तो cos yes sir, थीटा की वैल्यू जैसे थीटा 90 से ज्यादा हुआ, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हुआ, जैसे थीटा 90 से ज्यादा हुआ और टिल 180, तो cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी और वो इंक्रीजिंग होगी। cos 120 माइनस 1/2, cos 180 माइनस 1, निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। तो निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब डिनोमिनेटर फर्दर क्या हो गया, निगेटिव रहा, ये प्लस हो गया। yes sir, बोलो बेटा। निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। फॉर बी टू सी एफ डैश हम कहेंगे एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू हम कह देंगे ये इंक्रीज कर रहा है, ये माइनस था जो v माइनस वी एस कॉस थीटा, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 बिटवीन b एंड c, बिटवीन b एंड c, तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो डिनोमिनेटर अगेन इंक्रीज करेगा। डिनोमिनेटर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज increase, करेगा। एफ डैश क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। अब ये बात थोड़ा समझने में लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं लग रहा है। sir आ रहा है समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये ट्रेन है, थोड़ा ब्रीफ में बता दें क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे जैसे कहीं प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होते हैं तो वो प्लेटफॉर्म पे होते हैं, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग होते हैं, उससे ना कंपेयर करो। कहीं प्लेटफॉर्म पे आप वेट कर रहे होते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, तो ट्रेन ऐसे आ रही होती है, तो पहले सोर्स आ रहा तुम्हारी तरफ तो तुम्हें ज्यादा सुनाई देगा। सोर्स आ रहा, दिस इज सोर्स, सोर्स तुम्हारी तरफ, ऑब्जर्वर रेस्ट में जब प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी ये एफ प्रोड्यूस करा तो एफ डैश इंक्रीज होगा। जब प्लेटफॉर्म पे होते हैं, प्लेटफॉर्म मतलब एक लाइन में मान सकते हैं, फिर ट्रेन जब दूर जा रही होती है तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ये तब होगा कि जब सोर्स इधर कहीं जा रहा है प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट, और इसको क्रॉस करता हुआ जब इधर कहीं सोर्स पहुंचा तो फिर ये बात होती है, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। यहाँ पे केस अलग है, केस क्या है, ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पे है। अब समझाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ले रहे हैं, जगह उतनी नहीं है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पे जब ट्रेन है तो बेटा वहां से
वहां से बेसिकली क्या होता है कि पोल्यूशन ड्यू टू डस्ट पार्टिकल इन एयर, तो कुछ साउंड वो सब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो हमें कंप्लीट वहां पे साउंड वेव नहीं सुनाई देता। इसीलिए रात वगैरह में ट्रेन का जो हॉर्न होगा वो हमें इजिली सुनाई देता है कंपेयर टू डे टाइम में। तो जो वो ऑब्जेक्ट होंगे जितना ज्यादा रोड पे होंगे तो सबसे जब साउंड वेव कोलाइड करेगा, कुछ ऑसिलेट करेगा, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। और वैसे इवनिंग मतलब नाइट में शांत रहता है, खाली डस्ट पार्टिकल होंगे तो कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कहीं पे यहाँ इन्फिनिटी लॉन्ग डिस्टेंस पे जब है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सीधे जा रहा है। लेकिन जब इसके पास में आ रहा होगा, ये ट्रेन आ रही होगी, तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, कंपोनेंट हो गया। पहले क्या था, वीएस था, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गया, तो अब डिक्रीज कर रहा, क्योंकि उसको लगेगा ऑब्जर्वर को, अगर इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर देखें तो ये लग रहा है कि सोर्स इधर जा रहा है, फिर यहाँ से ये दूर चला जा रहा है। तो इस मतलब ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पे है, जैसे से पास आ रहा, सोर्स इधर जा रहा है, और इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। उसके पहले फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा था उससे ज्यादा सुनाई दे रहा था, लेकिन एफ डैश इनिशियली एफ से ज्यादा था, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे एफ हो गया। अब जब सोर्स इधर कहीं पे मूव करेगा तो अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और कम हो जाएगी। चलिए इसको रिवाइज करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कल परसों बेटा 1-2 दिन की बात है, ना करें, देखेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर देंगे, जैसा रहेगा। ठीक है, अगर केमिस्ट्री का रहता है आप लोगों का तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ कुछ थोड़ा सा करवा देंगे। ठीक है, 1-2 दिन की बात है, फिर 14 हो ही जाएगा इनका। ठीक है बेटा, यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेना। मैं इसको अभी नोट्स भेज दे रहा हूँ, तुम लोग चाहना तो इसको। आवाज आ रही है बेटा सबको? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, तो नोट्स बना लेना, और ये टाइम बचेगा, ये टाइम बचेगा। ये आसान बात थी, तो वो लोग रिकॉर्डिंग भी है तो वो लोग देख करके समझ सकते हैं, तो कुछ यूटिलाइज जो आगे बढ़े। वेब में ज्यादा बचा नहीं, स्टैंडिंग वेव है, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस में स्टैंडिंग वेव बताना, उसके क्वेश्चन कराना है। बाकी सबके क्वेश्चन थोड़ा और का आएंगे, और ये डॉपलर इफेक्ट खत्म ही कर दिया, बीट फ्रीक्वेंसी, फिर सारे क्वेश्चन होने लगेंगे धड़ाधड़ वेब में, कंप्लीट होने दो। उसके बाद फिर जो है हम शुरू करेंगे हीट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, कैलोरीमीटर वगैरह। ठीक है बेटा, रिवाइज कर लेना अच्छे से। यस सर। स्क्रीन पे शेयर हो रहा है वो बेटा इंग्लिश स्पीकिंग था किसी बच्चे को भेजना था, छोटा बच्चा था, तो मुझे लगा ठीक है। ठीक है फिर, ओके बेटा, यस सर। ओके बाय, टेक केयर। रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, जिससे कि फिर बेटा कुछ मतलब जितना होता जाए। ये एडवांस का क्वेश्चन था जो हमने एक डिस्कस किया बिना कुछ बताए, जो भी किया है कंटिन्यूसली डिक्रीज, ये एडवांस का क्वेश्चन था।